चला, आज आपल्याला आपण जमलो आहोत कैलास मानस सरोवर. या मॅडम आहेत अमृता नायर. 2-3 दिवस त्या शिबिरातच आल्या होत्या, पिरॅमिडवर होत्या. त्यामुळे जमलं नाही. काल प्रवासात होत्या, सकाळी उशिरा निघाल्या तिथून 11ला. त्यामुळे कालचंही सेशन झालं नाही. तर आज संपवायचं आहे, कारण उद्यापासून सकाळी पहाटे 4:30ला सुनेत्रा देशपांडे मॅडम घेत आहेत पिरॅमिडचं पुस्तक. आणि दुपारी घेत आहेत वीणा साखरे मॅडम पुराण. तर उद्यापासून पुराण सुरू होते दुपारी, आणि सकाळचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आहेत. तर अमृता मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सब कार्यक्रम लिया. तो आप शुरू कर सकते हैं. सगळ्यांना ठीक मला आहे. एक महत्वाचं सांगायचंय. मॅडमचं सुरू होस्तवर 31 डिसेंबर आहे. सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा सुद्धा. आणि आज विशेष म्हणजे मेंबरशिप घेऊन टाका. उद्यापासून फी वाढत आहे. सुदर्शन पिरॅमिडची मेंबरशिप 3,000 रुपये होत आहे. आज 2,000 आहे. आणि नवीन वर्षात संपणार पण आहे. बऱ्याच जणांच्या मागच्या वर्षी म्हणजे या वर्षी घेतलेल्या, फेब्रुवारीत घेतली असेल तर फेब्रुवारीला संपणार आहे. तर ते आहेच आहे. तर तुम्ही मेंबरशिप आज घ्यावी, कारण उद्यापासून फी वाढत जाईल. सुदर्शन पिरॅमिडच्या मेंबरशिपमुळे सगळे कोर्सेस तुम्हाला करता येणार आहेत. आता या मॅडम सुद्धा ऍडव्हान्स क्रिस्टल हिलिंग घेतील. त्याच्या आधी यांचा पहिला कोर्स आमचा दोघींचा तो झालेला पाहिजे, क्रिस्टलचा वेबसाईटवरचा. तुम्ही वेगळे वेगळे परचेस करा, नाही तर मेंबरशिप घेऊन सगळे करा. मेंबरशिप घेऊन फायदा असा होणार आहे की तुम्हाला पिरॅमिडला आलात तर लायब्ररी वापरता येणारे पुस्तकं. आता काल परवा लोक आलीत 2-2 पुस्तकं घेऊन, मी पाठवलंय त्यांना मेंबरशिप वाल्यांना. आणि पिरॅमिडलाही येऊन राहू शकणार आहात तुम्ही. हे मेंबरशिपला फायदे असणार आहेत. पण तिथे राहणं तुमचं, तुम्ही येऊन राहिलं तर फ्री नसणार आहे. पर नाईट चार्जेस असणार आहेत. पण मेंबरशिप वाल्यांना जर 500 असतील पर नाईट, तर मेंबरशिप नसलेल्यांना 1,000 असणार आहेत. हे लक्षात घ्या थोडस. तर या दृष्टिकोनातून तुम्ही मेंबरशिप घेतलेली तुम्हाला फायद्याची जाईल. आणि आता शिबिर सुद्धा आपण दुसरं घेतलेलं आहे, ते पण बघा, सगळं बघा. मैडम स्टार्ट कीजिए, आए अभी लोग थोड़ा. ठीक है। सभी को मेरे नमस्ते। आज हम पूरा, मेरे आवाज आ रहे हैं ना मैम ठीक से? हाँ, आ रहे, थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा बढ़ना चाहिए. हाँ. आज हमें कैलाश और मानस सरोवर का परिक्रमण करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आज है 11वां दिवस। हम जा रहे हैं छुगु की तरफ। तो पहले मैंने बता दिया कि सब लोगों को सब पूरा ग्रुप को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ए और बी ग्रुप में। एक ग्रुप जाएगा मानस सरोवर और उसका परिक्रमण, दूसरा ग्रुप जाएगा कैलाश और कैलाश का परिक्रमण। तो फिर शिफ्ट करेंगे, फिर एक ही कैंप में सब लोग आके मिलेंगे, फिर बाद में वापस का यात्रा शुरू। तो इसमें 10 दिन लगते हैं, दो ग्रुप का ऐसे इंटरचेंज करके मानस सरोवर और कैलाश दर्शन और परिक्रमण के लिए। तो सब लोग गाड़ी में बैठ के आगे के लिए निकले। बहुत बहुत ही खतरनाक रास्ता था। और अभी ये लोग पहुंच गए गुरला पास। तो एक जगह का नाम है पास, गुरला पास। तो ये 16,200 फीट आगे का है। मतलब 16,200 फीट ऊंचाई ऊपर है। गाइड कहा कि गाइड ने इन्हों आगे का जो बताया उसका नाम था राक्षस ताल, नहीं तो रावण ताल भी बुलाते हैं। एक वो एक तालाब है। और आश्चर्य की बात है कि उस तालाब में हमेशा ऐसे समुद्र में लाटे आते हैं ना, उसी तरह लाटे आते थे। उस बहुत जोर से लाटे आते थे उस तालाब तालाब में। तो नाम की तरह राक्षस ताल या रावण ताल। एक कहानी ऐसे बताए जाते हैं कि अ, रावण ने खुद उस तालाब को बनाया और उधर बैठ के उन्होंने शिव जी का
तपस किया था। तो दूसरा एक कहानी है कि अ, रावण ने बहुत बार महादेव का तपस करके उनसे बहुत सारे वरदान ली। वरदान ऐसे बहुत सारे ली, एक बार एक के बाद एक। ऐसे वरदान मिलने के बाद रावण इतना शक्तिमान बन गए, उसके अंदर अहंकार बढ़ गया। अहंकार बढ़ने की वजह से रावण को ऐसा लगा कि अभी मैं ही शक्तिमान हूँ। शिव जी को अभी मेरे लंका में आके रहना है। तो उन्होंने क्या किया, महादेव से कहा कि आपको अभी लंका आना है, उधर रहना है उनके साथ। तो महादेव ने मना किया। तो रावण ने क्या किया, एक बड़ा सा रस्सी लेके आया और कैलाश पर्वत को बांधा उस रस्सी में और उसको खींचने लगा। पर कैलाश पर्वत तो 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन रावण ने इतना कष्ट किया, मतलब उसके शरीर में इतना पसीना आने लगा, पसीना आने लगा। और उस पसीने से बन गया है राक्षस ताड़, नहीं तो रावण ताड़। ऐसा भी एक कहानी है। तो कुछ देर राक्षस ताड़ का नजारा वगैरह देख लिया। उसके बाद ग्रुप आगे बढ़ने लगा। राक्षस ताल के आगे ही है मानस सरोवर। दोनों तालाब एक ही जगह पर है, मतलब कुछ ही अंदर में है। लेकिन राक्षस ताल का पानी इतना खरा है और उसमें बहुत ऐसे समुद्र के जैसे लाटे आते थे। लेकिन मानस सरोवर तो एकदम शुद्ध पानी, मतलब नॉन। रावण ताल तो सॉल्ट वाटर है। मानस सरोवर का पानी फ्रेश वाटर था। तो वो सभी को इतना आश्चर्य है कि मतलब एक ही जगह का दो दो तालाब, लेकिन पानी एक में खरा पानी और एक में साफ पानी। तो सब लोग पहुंचे अभी सईदी कैंप। उसी कैंप में उनको खाना मिला। फिर दूसरा बैच, 2 बैच किए ना, जो लोग मानस सरोवर की प्रदक्षिणा करने वाले हैं वो लोग सईदी कैंप में ही रुके। और बाकी का जो कैलाश दर्शन और परिक्रमण करने वाले जो ग्रुप था, वो लोग आगे निकल गए। अभी दोनों ग्रुप 10 दिन के बाद वापस इस सैदी कैंप में एक साथ मिलेंगे। तो ये इस ग्रुप ने मानस सरोवर के दर्शन और परिक्रमण के लिए निकला। घोड़े नहीं था उस जगह पर, उसकी वजह से जो लोग घोड़े में अभी तक यात्रा कर रहे थे वही सब लोग गाड़ी में बैठ के मानस सरोवर की परिक्रमण करने के लिए निकले। और जो लोग पैदल चलने वाले थे, 4 लोग, लेखक और उनके 3 मित्र, वो चारों पैदल चलना शुरू किया। 85 किलोमीटर था मानस सरोवर का एरिया। मतलब 85 किलोमीटर इन लोगों को परिक्रमण के लिए पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चला तो ही ये लोग फिक्स किए टाइम पर अगले कैंप पर पहुंच सकते हैं। 1 घंटे में 4 किलोमीटर पार करना है पैदल चलने वालों को। तो सब लोगों ने बीच बीच में चलना शुरू किया। बीच बीच में ऐसे ग्लूकोज पानी, वो बैग में जो कुछ भी है वो लेके आगे बढ़ने लगे। ऐसे ऐसे आगे चलने लगा तो उन्हें आगे ही मानस सरोवर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। और कैलाश पर्वत का एकदम ऊपर का शिखर दिखने लगा। ऐसे चलते चलते ये लोग पहुंच गए एक बुद्धा मोनास्ट्री में। तो उधर थोड़ा बुद्ध सन्यासियां थे, लेकिन वो लोग बहुत डर डर के रह रहे थे क्योंकि चाइनीज का आर्मी हमेशा उधर चक्कर लगा रहा था। इसलिए वो लोग डर के रहते थे उस एरिया में, मोनास्ट्री में। तो उधर बैठ के इन लोगों के कुछ जो गाड़ी में गया वो लोग आगे निकल गए। लेकिन इन लोगों को ठीक से खाना नहीं मिला। तो बैग में जो भी बचा था, ड्राई फ्रूट्स था, थोड़ा फ्रेश जूस, फ्रूट जूस था, चिप्स था, वो सब पैकेट आइटम्स, वो सब खा के भूख मिटाया। और उसी उसी दिन
उधर रुक गए, जो बुद्ध सन्यासियों का मोनास्ट्री था। दूसरे दिन कैंप से निकला, फिर से यात्रा शुरू की। कभी कभी जाते वक्त मानसा सरोवर के किनारे से जाते थे, कभी कभी हम वो उस एरिया पर मानसा सरोवर के पास से नहीं जा सकते, तो आगे थोड़ा छोड़ के आगे गांव से जाना पड़ता था। शाम के दूसरे दिन शाम के 5 बजे तक वापस सईदी कैंप में पहुंचना था। बीच में जब यात्रा के बीच में जब एक टाइम आया तो मानसा सरोवर के पास आया, तो उस वक्त मानसा सरोवर में उतर के वो लोग हाथ पाए धोया। और जिस एक इनका एक दोस्त ने मानसा सरोवर में नहा लिया। तो आगे बढ़ते गए पैदल चल के। तो बीच में क्या हो गया, इनके ग्रुप में 4 लोग थे। लेखक, दूसरा था बॉम्बे का हरिहर, फिर राजस्थान का रूपेंद्र, फिर बंगाल का बलराम देव। इनमें से जो राजस्थान का था रूपेंद्र, उनका थोड़ा तबीयत खराब हुआ। उनको मसिल क्रैम्प, मसिल में पेशी में वेदना, पेन होने लगा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया और उनके चेहरे पर डार्क पैचेस, ब्लैक पैचेस आने लगा। तो जल्दी ही इन लोगों ने जो भी उनके साथ मेडिसिन थे वो सब मेडिसिन उन रूपेंद्र को दिया। फिर आगे बढ़े। अ, और 2 बज मतलब दोपहर के टाइम पर थोड़ा थक गए सब लोग, मतलब ठीक से खाना नहीं था, जो पैक्ड आइटम से वही खा के जा रहे थे 2 दिन से। तो थोड़ा थकावट आने लगा, तो सब लोगों ने 2 बजे थोड़ा आधा घंटे के लिए सोएंगे करके उधर एक जगह पर सोया। तो फिर रुपेंद्र को भी थोड़ा विश्राम मिलेगा ऐसे करके सो गया 2 बजे। लेकिन थकान की वजह से 4, 4:30 बजे तक ये लोग सो गए। 4:30 बजे ही नींद खुल गया। तो तभी देखा तो इधर उधर कोई जीव जाल, कोई भी जीवी भी नहीं था, बहुत ही सुनसान जगह था। किसी भी तरह इनको आगे बढ़ना था, मतलब रात के बहुत होने के पहले ही इनको कैंप पहुंचना था। तो ऐसे चलने आगे चलने लगे तो रुपेंद्र ने एकदम बेहोश होके गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा। तो सब लोग बाकी तीनों ने मिलके रुपेंद्र को उधर ही सुला दिया। और उनको स्ट्रॉन्ग, हरिहर को थोड़ा मेडिसिन के बारे में पता था, तो उन्होंने रुपेंद्र को स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिया और उसको थोड़ा खाना भी खिला के, मतलब जो उनके बैग में था वो खिला के सुला दिया। फिर आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि रात हो गए थे। वो रुपेंद्र इतना बीमार था कि वो चल नहीं पाते, इसलिए वो लोग उधर ही रुके। कोई अगर चाइनीज सैनिक का गाड़ी आया तो हम आगे निकलेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, ऐसे करके इंतजार करके उधर रहा। तो पूरी रात मानसा सरोवर के किनारे पर इन चारों ने गुजारा। मतलब रात के टाइम था। इधर उधर से थोड़ा घास वगैरह मिला उनको जलाने के लिए, वो जला के कैंप फायर जैसे बनाया और सब लोग उधर ही बैठ गए। और उस रात इन लोगों को पूरी तरह मानस सरोवर की की दर्शन मिला। एक टाइम पर सुबह, मतलब डे टाइम पर मानसा सरोवर की पानी जल एकदम नीला कलर का था। जब रात हो गए तभी उन्होंने देखा तो मानसा सरोवर के जल एकदम सिल्वर, चांदी के जैसे चमक रहे थे। फिर रात को फिर से एक बार रुपेंद्र को उठाया और और उसको फिर से एंटीबायोटिक्स दिया, फिर से उसको सुला दिया। मतलब सुबह होने होने तक उसको ठीक होना था, मतलब आगे बढ़ना था। फिर सुबह हो गया तो रुपेंद्र का तबीयत ठीक हो गया। फिर सब लोग तीनों चारों मिलके
पैदल चल के वापस कैंप पहुंचे। इसके बीच में उन लोगों ने मानसा सरोवर के किनारे पर बैठ के पूजा पाठ किया। फिर मानसा सरोवर में जिनको पितृ के लिए बलि तर्पण करना था उन्होंने तर्पण किया। वो सब करके अभी कैंप पहुंच गए। 9 बजे तक कैंप पहुंच गए। उधर डॉक्टर मेहता इनका इन चारों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो लोग गाड़ी में जाके मानसा सरोवर का परिक्रमण करके आए वो लोग ऑलरेडी पहुंच गए, लेकिन जो पैदल गए चार वो अभी तक वापस नहीं आए, और गाड़ी भी दूसरी जगह गई थी, इसलिए गाड़ी के अभाव से डॉक्टर मेहता को भी इन लोगों को ढूंढ के निकलने का चांस नहीं मिला। वो तो बहुत परेशान हो गए थे। फिर अभी इन चारों को अच्छी तरह विश्राम करने की सलाह दी डॉक्टर ने। 2 दिन से कुछ भी ठीक से खाया नहीं था, तो कुक आके इन लोगों के लिए खाना बना के दिया। अभी आगे का रास्ता है दर्शन के लिए। उस जगह का नाम है दर्शन। रात के 3:30 बजे यात्रा शुरू की। 6 बजे एक चेक पोस्ट पहुंचा। उधर से 8 बजे तक ऐसे थोड़ा अच्छा जगह था। वो सब मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं था आगे का प्रवास के लिए, तो ठीक से पहुंच गया। ऐसे पैदल चलते चलते ये लोग पहुंच गए दरापुक। एक उधर ये लोग रुके थे दरापुक। यात्रा की सभी तैयारियां की थी। फूड मेडिसिन। अभी इनको कैलाश दर्शन और कैलाश परिक्रमण करना था, मतलब उधर बहुत ही ठंडी रहते हैं, तो उसके लिए जो भी कपड़ा चाहिए, जो भी एक्सेसरीज चाहिए, जो खाना चाहिए, वो सब तैयार करके अपने बैग में भर लिया। और ऐसे जैसे हम ऊपर ऊपर चढ़ते रहते हैं ना, तो तभी सूरज का किरणें इतने तेजी होते हैं, उधर अल्ट्रावायलेट रेज का अटैक हो सकते हैं हमारे आंखों पर। तो उसी जगह पर हमें काला चश्मा की यूज करना चाहिए, नहीं तो हमें ब्लाइंडनेस हो सकता है थोड़ी देर के लिए। तो सब लोग ये सब लेके तैयार हो गए आगे जाने के लिए। सब लोग पहुंचे दरापुक कैंप। दरापुक कैंप के सामने ही कैलाश था, लेकिन कैलाश ठीक से नहीं दिख रहा था। आधा ही दिख रहे थे, क्योंकि कैलाश तो 5 पर्वतों के बीच में खड़ा है। कैलाश पर्वत। तो उनके सामने एक बड़ा पर्वत था, उसका नाम था जाम्बियांग पर्वत। तो जाम्बियांग पर्वत के पीछे था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का ऊपर का हिस्सा दिख रहे थे अच्छी तरफ, लेकिन हाफ आधा नीचे नहीं दिख रहे थे। तो दारापुर कैंप पहुंचते ही सब लोगों ने कैलाश को ठीक से देखा। सब लोग हाथ जोड़ के महादेव को प्रणाम किया। तो उधर कैंप में 2 बुद्ध सन्यासी था। उन्होंने इन लेखकों को बताया कि अगर आप इस पर्वत के ऊपर चढ़ सकते हैं तो आप कैलाश को एकदम सामने देख सकेंगे, और ठीक से नीचे से एकदम ऊपर तक आप देख सकेंगे। लेकिन जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ना, उन लोगों को ऐसे करना मना था। उन लोगों को कैलाश एकदम पास से देखना मना है। वो लोग वो नहीं कर सकते थे। लेखक ने उधर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर देखा। उनमें संस्कृत लिपि में ओम लिखने वाले पत्थर, फिर त्रिशूल का रूप अ, चित्रण किए हुआ पत्थर, फिर नंदी का चेहरा वाला पत्थर, सूर्य चंद्र, ऐसे बहुत सारे पत्थर अलग अलग चित्र का लेखन किए हुए पत्थर मिला। लेखक ने उसमें से कुछ कलेक्ट करके अपने पास रखा, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस जाम्बियांग पर्वत के ऊपर चढ़ूं तो मैं कैलाश को अच्छी तरह देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने दोस्त रूपेंद्र के साथ जाम्बियांग पर्वत चढ़ने की कोशिश की। तो दोनों दोनों बहुत ही कठिन था जाम्बियांग पर्वत के ऊपर चढ़ना, लेकिन फिर भी दोनों मिलके चढ़ने लगा।
तो एक रास्ता आया तो आगे जाना रूपेंद्र के लिए मुश्किल हो गया। तो रूपेंद्र उधर ही बैठ गए और लेखक आगे बैठने लगा, सॉरी आगे बढ़ने लगा। तो आगे ऊपर बहुत ही कठिनाई था, वो सब मैं इधर नहीं बता रही हूँ। वो एकदम ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंच गया, पहुंच के देखा तो एकदम 200 फीट दूरी पर था कैलाश। कैलाश का पूर्ण रूप उन्होंने उधर खड़े होके देखा, एकदम नीचे से ऊपर तक। फिर उन्होंने थोड़ा भी आगे जाके देखने की कोशिश की, मतलब अभी सिर्फ 75 फीट दूर था उन लेखक और कैलाश के बीच का। जो डिस्टेंस था 75 फीट, ओनली 75 फीट। तो उधर तक पहुंचा तो एक शक्ति उनको रोक रहे थे, ऐसे उनको फेस महसूस हुआ, मतलब अभी इसके आगे मत बढ़ो, इधर तक ही रुको, ऐसा एक फीलिंग उनको आया, कोई शक्ति उनको रोक रहे हैं, ऐसा एक फीलिंग उनको आया। तो वह लेखक उधर ही खड़े रह के कैलाश पर्वत को का निरीक्षण किया। पहला कैलाश पर्वत में उन्हें अर्धचंद्र का निशान देखा। फिर पहला सॉरी कैलाश पर्वत के एकदम बीच में, एकदम मिडिल एरिया में एक रस्सी से बांधा हुआ एक ऋण उन्हें देखा। मैंने जब राक्षस ताल के बारे में बताया ना, उसी टाइम वो स्टोरी बताया ना, रावण ने रस्सी से कैलाश को बांधा था। बिल्कुल उसी तरह एक रस्सी से बांधा हुआ जो निशाना रहते हैं ना, उसी तरह निशाना कैलाश में था। फिर कमान आकृति के दरवाजे और अलग अलग रीति के शिल्पकला, यह सब कैलाश पर्वत में लेखक ने देखा। कैलाश पर्वत के नॉर्थ, उत्तर भाग से निकलते हैं सिंधु नदी, इंडस रिवर। सिंधु नदी निकलता है नॉर्थ भाग से, उत्तर से। और पूर्व भाग से निकलते हैं ब्रह्मपुत्रा। और साउथ दक्षिण भाग से निकल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है रहे, निकलते हैं कर्णाली नदी। और पश्चिम वेस्ट से निकलते हैं सतलज नदी। इन चारों नदियों का उद्भव उद्भव होते हैं कैलाश के एकदम नीचे से, वो हम हमारे आंखों से नहीं देख पाते। पूर्व सॉरी नॉर्थ दिशा, नॉर्थ दिशा मतलब उत्तर दिशा, उत्तर दिशा से ही कैलाश का एकदम पूर्ण रूप, कैलाश का पूर्ण रूप का दर्शन हमें उत्तर दिशा से ही मिलते हैं। तो ऐसे ही लेखक ने कैलाश की तरफ देखने लगा तो पहला कैलाश पूरा चांदी का रंग था। ऊपर जो ऊपर का जो भी पार्ट है ना, आधा तक उनको पूरे के पूरा चांदी की तरह उन्होंने देखा। तो वो देखते देखते ये सब ना सेकंड और मिनट में बदल जाते हैं। ऐसे देख के उन्होंने आंखें खोल के देखा तो झट से पूरा कैलाश सोनेरी रंग में, बिल्कुल गोल्डन येलो कलर में चमक रहे थे कैलाश। वो देख के उनको इतना खुशी हो गए। और उधर ही बैठ के उन्होंने थोड़ा देर ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जब आंखें खुला तो वो एकदम डर गए, वो एकदम चकित हो गए, मतलब जो गोल्डन पर्वत कैलाश पर्वत था उनके सामने अभी वो एकदम काला दिख रहे हैं। हम जैसे शिवलिंग को देखते हैं ना, उनका कलर काला, उसी काला रंग में दिख रहे थे कैलाश पर्वत। मिनटों में ही वो काला रंग भी शिफ्ट हो गया, पूरा बर्फ में कंप्लीट कवर हो गया कैलाश पर्वत। तो इतना सब नज़ारा मिलने के बाद लेखक नीचे तक आ गए, फिर वापस आ गए। तो वो बुद्ध सन्यासी ने उन्हें कहा, ये कहा कि आप अगर इस जाम्बियांग पर्वत के ऊपर चढ़े हो तो आप कैलाश पर्वत को देख सकते हैं। एक बुद्ध सन्यासी ने कहा था जो उस कैंप में था, मोनास्ट्री में था। तो जब लेखक नीचे आ गया तो वो भाग के आके लेखक का आलिंगन किया। और दूसरा सन्यासी आके उनका पैर छूने लगा। मतलब ये नज़ारा कुछ ही अ, मतलब ऐसे ब्लेस्ड पीपल को ही मिलते हैं एक ऐसा चांस। तो मैं इधर एक कहानी बताऊंगी कि जिन्होंने अ, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ा।
मतलब कैलाश पर्वत के ऊपर पर अब तक कोई नहीं चढ़ा है। जिन लोगों ने भी चढ़ने की कोशिश की उन लोगों के साथ बहुत ही अलग अलग रीति के इंसिडेंट हो गया। मतलब ऐसे बोलते हैं वो भगवान शिव का वासस्थल है। तो उस पर पैर रखना बहुत ही पाप होता है, इसलिए हमें कैलाश पर्वत के ऊपर पाव पाव रख के ही हम ऊपर चढ़ सकते हैं ना। तो पाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो पाप होता है। तो किसी में हिम्मत नहीं है ऐसे कैलाश पर्वत चढ़ने का। लेकिन जब चाइना तिब्बत को कैप्चर किया और चाइना के पास आ गया तो चाइना ने परमिशन दिया बहुत सारे अलग देश के लोगों को कि कैलाश, क्योंकि अभी तक किसी ने कैलाश पर्वत नहीं चढ़ा। तो कैलाश पर्वत चढ़ने के लिए कोई कोई साइंटिस्ट रहते हैं, कोई स्पेन का, कोई दूसरे राज्य का, उन लोगों को परमिशन दिया। तो कुछ लोग ऊपर गया तो आधा जाके वो लोग वापस आ गए। तो रीजन पूछा आप क्यों आगे नहीं गया, तो बोल रहे थे कोई तो शक्ति है हमें आगे जाने से रोक रहे हैं। तो हमें अंदर डर आ गया तो हम वापस आ गए। तो वो लोग इतना डर गए थे, वो लोग वापस घर गए। और एक ही महीना या एक साल उसके अंदर उन लोगों का डेथ हो गया। दूसरा कुछ लोग ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ते चढ़ते एक दूसरे के देखा तो इतने जल्दी उनके उम्र बढ़ गए, नख बढ़ने लगा, बाल सफेद हो गए ऐसा। मतलब जल्दी ही मिनट में उनका उम्र बढ़ गया। वो लोग भी ज्यादा दिन नहीं रह पाए। मतलब कोई भी अ, कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाए। तो एक ही आदमी है जिन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर गया, उनका नाम है मिलारेपा। मिलारेपा ने पहली बार कैलाश गया था। मतलब मिलारेपा एक अ, मिलारेपा एक अच्छे से फैमिली में पैदा हुआ था, शायद वो तिब्बतन था। अ, उनका अचानक ही उनका फादर का डेथ हो गया था। बहुत ही बड़ा फैमिली में मिलारप्पा जन्म हुआ था। और अचानक ही मिलारप्पा की फादर का डेथ हो गया। और मिलारप्पा जब मिलारप्पा के फादर का डेथ हो गया तभी अ, उनके जो चाचा चाची है वो आके मिलारप्पा के सभी जायदाद, बहुत जायदाद थे उनके, जायदाद का ख्याल रखने के लिए उधर आया। फिर उन लोगों ने क्या किया, मिलारप्पा का फादर का जो भी, पिता का जो भी प्रॉपर्टी सब कुछ था वो सब उन लोगों ने हड़प लिया। और मिलारप्पा के माता को इतना एक दासी जैसा बना दिया। बहुत ही बुरा हाल था उनका। तो मिलारप्पा के मम्मी ने मिलारप्पा को कहा कि ये सब हमें वापस लेना है, तू ही वह कर, तुझे ही वह करना है। तो मिलारप्पा ने क्या किया, उन्होंने कुछ नेगेटिव तंत्र सीखने लगा। कुछ तंत्र, मतलब वो नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी से ऐसा कुछ सीखा। वो एक बहुत ही बड़ा गुरु से वो सीखा। वो सीखे वो वापस आया, वापस आके जिन्होंने उनका पिता का जो भी प्रॉपर्टी जो भी संपत्ति हड़प के इन लोगों को भिखारी जैसे बनाया था उन सभी को, उन शक्तियों का प्रयोग करके सभी को मार डाला। जैसे कुछ कहानी है जैसे कि 30 लोगों को मिलारपा ने मार डाला। कोई कहानी में है 60 लोगों को, मतलब जिन्होंने उन लोगों को साथ दिया उन सभी को मार डाला नेगेटिव ऊर्जा के शक्ति शक्ति लेकर। तो लेकिन ये सब हो गया। उन्होंने अपने माता को बाकी इनका जो संपत्ति था वापस दिया। लेकिन मिलरप्पा को इतना बुरा लगा कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बड़े अच्छे लड़का था, अच्छा घर में जन्म हुआ था, अच्छा था। लेकिन जो बदले की आग में उसने उनसे ये सब हुआ। तो उसको इतना पश्चाताप हुआ कि वो ऐसे जाके गुरु से मिला। वो अच्छे थे। शायद एक बौद्ध गुरु था। तो बौद्ध गुरु के पास गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इन सब निकालना है, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, मुझे अच्छा बनना है, मेरा सभी पापों को धोना चाहता हूँ। तो उस गुरु ने इतना मिलारपा का परीक्षण लिया, मतलब अगर दूसरा कोई है तो कब के निकल चुके। लेकिन हर एक प्रतिसंधि को मिलारप्पा ने आसानी से करके, सहन करके इतने आगे बढ़े। फिर एक पॉइंट पर, क्योंकि वो गुरु कहते हैं एक इमारत बनाओ,
एक बिल्डिंग बनाओ मेरे लिए। जब मिला वो भी अकेले, वो एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ चीज चाहिए वो सब अकेले इकट्ठा करना, लेके आना। मतलब चाहे कोई लकड़ी हो या वीट हो, कुछ भी हो, एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए तुझे अकेला ही लाना है, अकेला ही बिल्डिंग बनाना है। तो जब मिलरप्पा बनाते थे, गुरु को वो जाके बताते मैंने बिल्डिंग बनाया, तो गुरु आके देखने के बाद बताते थे अभी इसको तोड़ो, तोड़ डालो, और जिधर से तू ये सब चीजें लेके आए, लकड़ी लेके आए तो जिधर से लकड़ी लेके आए उधर जाके रखो, जो मिट्टी लाए है उधर जाके रखो, सब कुछ जिधर से तू लेके आए वापस रखो। फिर दूसरे दिन गया तो गुरु फिर से कहते थे कि मेरे लिए दूसरा बिल्डिंग बनाओ। जब बिल्डिंग बनाते थे, तभी जब कंप्लीट होता है तभी गुरु बताते हैं उसको तोड़ो और वापस रखो। इतना बहुत बार किया, बहुत बार किया, लेकिन हर एक बार मिलरप्पा ने गुरु की आदेश मानी। उन्होंने गुरु जो बोलिया वैसा ही किया। फिर लास्ट एक मोमेंट आया, गुरु को मालूम हुआ कि इसका सभी पाप जो है वो सब गया है, अभी इसको मैं दीक्षा दे सकता हूँ। तो उसी टाइम गुरु ने उनको दीक्षा दिया, और मिलरप्पा इतना बड़ा योगी बन गए, बहुत ही बड़ा योगी बन गया। तो मिलारप्पा को ऐसे दो कहानी है कि मिलारप्पा को ऐसा मन में इच्छा था कि कैलाश क्या है वो देखना है। दूसरा है, एक दूसरा सन्यासी ने उनको चैलेंज किया, मतलब मिलारप्पा योगी, इतना बड़ा योगी था, योगी बन गया, इतना बड़े शक्ति था मिलारप्पा में, उनसे अ, नहीं होगा ऐसा कोई चीज नहीं था। तो दूसरे एक सन्यासी ने उसको चैलेंज दिया, क्या तुम कैलाश चढ़ सकते हो? ऐसा दो स्टोरी है। दूसरा स्टोरी में उन मिलारप्पा को वैसे मन में इतना इच्छा थी कि कैलाश चढ़ना है। तो ऐसे बोल रहे कि रात को एक शक्ति ने मिलारप्पा को कहा कि कल कैलाश चढ़ो। तो दूसरे दिन मिलारप्पा ने, अभी जो लेखक चढ़ गए ना जाम्बियांग पर्वत, मिलारप जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैलाश, कैलाश के एकदम आगे है ये जाम्बियांग पर्वत। तो मिलारप्पा ने जाम्बियांग पर्वत के ऊपर से उड़ के गया, पैर नहीं रखा, एकदम उड़ के कैलाश के ऊपर तक गया। तो कैलाश के ऊपर तक सब लोग देख रहे थे, मिलारप्पा कैलाश के एकदम ऊपर गए। फिर थोड़ी देर में मिलारप्पा नीचे आ गए। नीचे आने के बाद वो एकदम शांत था, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। उनके आगे ऐसे ही वो एक गुफा में चले गए, और उसी गुफा में रह के बहुत सारे दिन ऐसे ध्यान अवस्था में चले गए। फिर उनका डेथ भी हो गया। लेकिन मिलारप्पा ने क्या देखा, क्यों वो कुछ बोल नहीं रहे, अभी तक वो रहस्य किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मिलारप्पा को ये पता है कैलाश क्या है, कैलाश का रहस्य मिलारप्पा को मालूम है। तो तो यही है मिलारप्पा का स्टोरी। फिर शाम तक सब लोग सो के दूसरे दिन कैलाश परिक्रमण के लिए निकलना था। तो सब लोग बैठ के उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि परिक्रमण में एक जगह है उसका नाम है डोलमाला पास। डोलमाला पास मतलब 21,000 फीट ऊपर का जगह है। तो उधर ना प्राणवायु ऑक्सीजन का बहुत डेफिशिएंसी रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डोरमाला पास क्रॉस करने की कोशिश की वो लोग, उनका मृत्यु भी उधर हो गए। शायद कैलाश परिक्रमण के लिए आया किसी, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था, इसलिए थोड़ा संभाल के जाना पड़ता था। उधर याक नाम का एक जानवर के ऊपर बैठ के कैलाश का परिक्रमण करेंगे, ऐसा फैसला हुआ। अभी तक जो चार लोग पैदल चल के आ रहे थे, उनमें से दो लोग, रूपेंद्र और बलराम देव, उन लोगों ने याक के ऊपर बैठ के कैलाश परिक्रमण करने की चांस ली, क्योंकि ऑप्शन ली, क्योंकि वो लोग भी इतने थक गए थे और आगे का रास्ता बहुत ही कठिन है, वो लोग शायद नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक चिंता उनके मन में आया, तो उन लोगों ने याक जानवर के ऊपर बैठ के करने की फैसला लिया।
लेखक और उनका एक दोस्त हरिहर, यह दोनों पैदल चलने की डिसीजन लिया। तो जो लोग तो फिर ये लोग कैलाश परिक्रमण के लिए आगे के लिए निकले। आगे का भूप्रकृति अलग ही था। अ, इन्हें बहुत सारे पत्थर, लाल कलर के पत्थर, जब हम मिट्टी खोदते हैं ना तभी नीचे से आते हैं लाल कलर के पत्थर। ऐसे पत्थर का डिगारा देखने को मिला इनको उस जगह पर। उसको शिवताल श्मशान ऐसे बोलते हैं उस जगह को। उसी जगह को यमराज का राजधानी भी कहते हैं। मतलब यमराज का, अभी मैंने एक वीडियो में देखा तो उधर यमराज का एक मंदिर बनाया हुआ है। यमराज का जगह है उधर ऐसे बोल रहे। तो लोग उधर से ही, उधर उनका आशीर्वाद लेके ही आगे निकलते हैं। फिर आगे जाते लेखक को बहुत सारे यागशालाएं देखा उधर, बहुत सारे यागशाला देखा और बहुत बड़ा वीट से बनाया हुआ होम कुंड भी दिखने दिखने को मिला। बहुत ही बड़ा था वो योग कुंड। आगे का रास्ता चढ़ाव था। चढ़ते चढ़ते थोड़े आगे बढ़े तो इनके साथी जो था हरिहर, हरिहर को थोड़ा थकावट आ गया तो वो नीचे बैठ गया। तो उन्होंने निकलते वक्त ही कहा था अगर बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो जो है उनको आगे बढ़ना है, इनके लिए ठहरना नहीं है। ये पीछे आएंगे ना जो लोग याक के ऊपर आ रहे हैं उनके साथ अपना जर्नी कंप्लीट करेंगे। जो पैदल जा सकता है वो जल्दी ही आगे निकलना। तो लेखक को हरिहर ने भेजा, आप आगे जाओ, मेरे बारे में मत सोचो, मैं दूसरे लोगों के साथ आ जाता हूँ, आप आगे जाओ किया। तो लेखक ने आगे बढ़ने लगा अकेला। अभी लेखक का यात्रा अकेला हो गया। आगे बहुत आगे बढ़े। आगे बढ़ के देखा तो उधर कोई भी नहीं था। मतलब सुनसान, उस एरिया में या उस रास्ते में कोई भी नहीं था, सिर्फ लेखक ही था। कि अकेले रहेंगे तो थोड़ा डर लगता है ना, थोड़ा टेंशन से उन्होंने ओंकार और शिव स्तोत्र मन में जप करके आगे बढ़ने लगा। डोलमाला पास के नजदीक पहुंच गया। डोलमाला पास के नजदीक पहुंच गए। अंतरिक्ष वायु बहुत ही पतला था, प्रेशर कम था, इसलिए लंग्स को 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ता था। मतलब श्वास लेके उसमें से ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स को 4 गुना काम करना पड़ता था। इसलिए एक एक पाव रख रख के धीरे धीरे चलना पड़ता है। एकदम हम नहीं चल सकते, एक पाव उसके बाद दूसरा, ऐसे ऐसे करके आगे जाना पड़ता था। और अब तभी लेखक सोच रहे थे जो लोग याक के ऊपर बैठ के आ रहे थे उन लोगों के क्या अवस्था होंगे। ये ये सोच के वो हैरान हो गए। फिर एक जगह बैठ के उन्होंने विश्राम किया। और विश्राम करके उन्होंने ऐसे नीचे देखा तो उस साइड पर बहुत ही बड़ा गहराई था, घाई था। तो उसमें उस घाई में उन्हें कुछ तो देखा। तो उन्होंने ठीक से देखा तो पता चला वो एक डेड बॉडी है उधर। मतलब पहले जो गया उनमें से कोई तो इधर गिर गया है, उनका डेड बॉडी है। वो इतना गहराई में था कि कोई उधर नहीं पहुंच सकता, जाके वो लेने के लिए असंभव था। वो भी देखा तो वो थोड़ा और स्ट्रेस हो गया, वो थोड़ा और भयभीति उनके दिल में आ गया। और आसपास में कोई भी नहीं था, वो अकेला। तो उधर बैठ के उन्होंने शिव पार्वती का स्तुति जाप ये सब करके फिर आगे निकला। अभी पहुंच गए वो डोलमाला पास। डोलमाला पास में पार्वती देवी और तारा देवी, पार्वती देवी का ही दूसरा रूप है, दोनों एक ही शक्ति है लेकिन रूप अलग अलग है। तो वो है तारा देवी, दोनों था। तो अ, डोलमाला पास को हिल ऑफ साल्वेशन, दैट इज मतलब मोक्ष का
पर्वत ऐसे बुलाए जाते हैं। डोलमाला पास मोक्ष का पर्वत, क्योंकि उधर पार्वती और तारा देवी दोनों का पूजा होते थे। और इन दो इधर पूजा करके आगे बढ़ेंगे तो महादेव और प्रसन्न संतृप्त हो जाते हैं, ऐसे विश्वास था। तो उन्होंने उस पुण्य भूमि में बैठ के थोड़ा देर आराम किया। उसके बाद उन्होंने पूजा सामग्री जो दिल्ली से निकला, तो तभी एक बॉक्स में सभी पूजा सामग्री दी थी, तो वो पूजा सामग्रियां सब निकाल के उधर बैठ के पार्वती और तारा माँ की, तारा देवी का पूजा किया। पूजा करके फिर बहुत ही ऐसा किया तो उनको बहुत थोड़ा समाधान मिला। अभी तक उनको जो डर दिल में बैठा था वो थोड़ा कम हो गया, फिर आगे बढ़ने लगा। आगे ऐसे ऐसे गया तो देखा बड़ा, बहुत ही बड़ा मैदान था। अभी उतर रहे थे नीचे की तरफ, मैदान था लेकिन बर्फ नहीं था, बर्फ की एरिया नहीं था। लेकिन बारिश हो जाएंगे ऐसा उनको लगा। फिर वो थोड़ा विश्राम करेंगे ऐसे सोच रहे थे, तभी बिजली गिरना शुरू हुआ। जल्दी ही बिजली चमका और जोर से गड़गड़ाहट। बिजली के बाद जो शब्द आते हैं ना, गड़गड़ाहट, वो मतलब इतने 21,000 फीट ऊपर है, हमें नीचे इधर कितने जोर से वो आते हैं। तो जब आप सोचो इतने ऊंचे पर्वत में कितना बड़ा होगा वो बिजली और वो आवाज। तो ऐसे वो लेखक बोल रहे कि मेघ गर्जन, मेघ गर्जन ही था वो आवाज। और इतने जोर से बिजली गिरने लगा। लेखक को आंखों में अंधकार ही आ गया था। उन्होंने फिर जल्दी से अपना बैग से रेनकोट, प्लास्टिक टोपी, शूज को प्लास्टिक बैग से बांधा। मतलब पानी से सब कुछ भीगा हो जाएगा तो आगे वो चल नहीं पाएंगे, तो जल्दी ही सब चीज को प्लास्टिक कवर लेके बांधने लगा। और अपना उनके हाथ में जो दो वॉकिंग स्टिक है ना, तो वो वॉकिंग स्टिक को ठीक से आगे ऐसे सपोर्ट करके फिर वॉकिंग स्टिक के सहायता हेल्प से वो आगे जा रहे थे। फिर भी एक एक पैर पाय ऐसे ऐसे रख के ही आगे जा सकते थे, जल्दी नहीं जा सकते थे। लेकिन उसमें से बारिश भी शुरू हुआ और एकदम जोर से बिजली और गड़गड़ाहट। ऐसे ही वो मंत्र जाप करके आगे चलने लगा तो उनके सामने बिजली का गोला गिरा, उनके सामने गिरा और इतना जोर से वो आवाज भी आ गए। लेखक एकदम नीचे की तरफ गिर गया। इतना वो डर भी गया और उधर बैठ के उधर से उन्होंने अ, फिर किसी तरह उठा और वो महामृत्युंजय जप करने लगा। महामृत्युंजय का जप कर करके थोड़े थोड़े आगे हो चलने लगा। आगे चलने लगा तो थोड़ा थोड़ा बारिश खत्म होने लगा। फिर उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो गया। तो आगे का रास्ता भी बहुत बड़ा था, अंत नहीं दिख रहा था। क्योंकि अभी तक उनको रास्ते के लिए ना झंडा लगाए हुए थे, मतलब इस ऐसे ऐसे जाना है करके रास्ते में झंडा था। लेकिन अभी उनको कुछ झंडा नहीं दिख रहे थे, तो किस तरफ जाना है कुछ मालूम नहीं। आगे ऐसे मैदान था और उसका अंत किधर भी नहीं दिख रहे थे उनको। तो किस तरफ जाऊं उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रास्ता क्या है कुछ मालूम नहीं। तो फिर भगवान का प्रार्थना करके जो इंट्यूशन उनके मन में आया, किस रास्ते से जाना है, जो मन बोलता है उसी रास्ते से जाएंगे, ऐसे सोचा और आगे बढ़ने लगा। ऐसे कुछ आगे गया तो उन्हें रास्ता देखा। तो तभी उनको जितना आनंद मन में, जितना वो खुश हो गए, वो जिंदगी में कभी खुश इतना खुश नहीं हुए थे। मतलब जब उनके सामने वो रास्ता देखा, तो रास्ता देखा तो एक जगह बैठ के जो कुछ गीला हो गया था वो सब निकाल के, वो पानी सब निकाला। फिर अ, ऐसे ही बैठ के
थोड़ा देर विश्राम किया। जाते जाते उनके पाँव एक पत्थर में टकराया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि उनके हाथ पाय सब इतने देर ठंड और बारिश में भीगने से वजह से एकदम स्टिक जैसे हो गया था, फ्रीज हो गया था। तो रास्ता देखा, रास्ते से बहुत दूर आगे बढ़ा, फिर भी कोई कैंप नहीं दिख रहा था, कोई अंत नहीं दिख रहा था। फिर ऐसा एक पॉइंट आ गया, वो एकदम हताश होके बैठ गया। हताश होके बैठ गया, वो ये सोचने लगा कि इधर ही मेरा अंत है, मैं कैलाश परिक्रमण पूरा नहीं कर पाऊंगा। इधर किधर तो मैं, क्योंकि किधर भी कोई आशा की किरण नहीं दिख रहे थे, किधर ये रास्ता किधर तक पहुंचेंगे। और वो भी बहुत थक गए थे। फिर भी एक एक पाव रख 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 के वो वॉकिंग स्टिक की मदद से आगे बढ़ रहे थे। तो इस पॉइंट पर उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं इधर ही खत्म होने वाला हूँ, आगे नहीं जा पाएगा, मेरा कैलाश परिक्रमण नहीं हो पाएगा। ऐसा सोच के वो हताश होके बढ़ गई। तो उन्हें मालूम नहीं वो सो गया या बेहोश में था। उनके अंदर में एक आवाज आया, उठो, उठ के आगे बढ़ो। जल्दी से उन्होंने आंखें खोला, तो उनके मालूम हो गया वो कौन था, क्योंकि लेखक काली माँ का भक्त है, वो काली साधना करते थे। तो हम जब भी वो ऐसे अलग सिचुएशन में पड़ते थे, तो काली माँ हमेशा आके उनका मदद करते थे। तो अभी भी जो शक्ति उनसे कह रहा था उठो आगे बढ़ो, तो उनको 100% यकीन है वो काली माँ ही है, वो उनका शक्ति है। तो वो एकदम एकदम झट से उठ के खड़ा हो गया। फिर हाथ पाय को थोड़ा रिलैक्स किया, फिर थोड़ा एक्सरसाइज एक्सरसाइज किया, खुद को थोड़ा एनर्जाइज किया, क्योंकि वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो एक्सरसाइज करके थोड़ा प्राणायाम वगैरह वगैरह करके मन को आत्मविश्वास बढ़ाया, फिर आगे बढ़ने लगा। वॉकिंग स्टिक का पूरा उपयोग करके आगे बढ़ा। ऐसे ऐसे आगे चलता रहा। तो दूर से उनको एक प्रकाश देखा, तो उनको थोड़ा आराम मिला, तो उनको मालूम था वह लाइट ही था। तो उस लाइट की तरफ चला। लाइट की तरफ किसी तरह उन्हें उस लाइट तक पहुंचना था। वो लाइट था सॉन्ग सरब्यू कैंप, इनका लास्ट कैंपिंग उधर ही है। तो जैसे जैसे वो कैंप का आंगन में पाँव रखा, उधर ही लेखक गिर पड़ा नीचे। तो जल्दी ही अंदर से एक टिबेटन आदमी भाग के आया। उन्होंने लेखक को उठाने की कोशिश की, तो नहीं हो रहा था। फिर उनके पत्नी भी जल्दी से बाहर आया। दोनों मिलके लेखक को उठा के अंदर लेके गया। उनका पूरा अ, भीगा हुआ कपड़ा सब, वो उनमें से पानी सब निकाला उनको। जल्दी से उनके पत्नी ने जाके 2 लीटर का एक बर्तन में पानी पानी बनाते हैं ना, उसमें चाय बनाया। चाय बना के जल्दी से लेके आया, और पूरे लेखक का जिधर शोल्डर, जिधर भी हैंड्स, हाथ में, शोल्डर में, पैर में, ऐसे वो उस बर्तन से गरम देने लगा। गरम करके फिर जल्दी से उन्हें एक बड़ा ही कंबल से पूरी तरह सर से पाँव तक पूरी तरह कवर किया। और उसको उनको पीने के लिए भी गरम गरम चाय, मतलब 2 लीटर का चाय लेखक ने पिया उस वक्त। फिर थोड़े देर के बाद उनको थोड़ा अच्छा लगने लगा। वो थोड़ा वो बेहोशी के सिचुएशन से बाहर आया। फिर और टिबेटन आदमी और औरत ने उनको सोने के लिए कहा। तो एक अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस टाइप में था तभी लेखक। जब भी आंखें बंद करते थे, तो वही टिबेटन हस्बैंड वाइफ का चेहरा ही आ रहे थे उनके मन में। सुबह उठ गए तो वो नॉर्मल हो गए थे लेखक। फिर हाथ पाय में देखा तो ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से थोड़े झुर्रियां हो गए थे। दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मसल और जॉइंट में थोड़ा पेन था। तो वो टिबेटन कपल ने इनके लिए चाय लेके आया।
लेखक का बाकी सभी सामान पोर्टर लेके आते थे ना, सभी के लिए पोर्टर रहते हैं, तो बाकी सभी सामान पोर्टर के पास है। लेखक के हैंडबैग में जो भी चीज था, जो थोड़ा बिस्किट का पैकेट था, उसी से तीनों ने चाय और बिस्किट खाया। तो दोस्तों के बारे में सोचने लगा, मतलब लेखक को छोड़ के बाकी कोई भी अब तक कैंप नहीं पहुंचे, इनके साथ निकले जो याक जानवर के ऊपर बैठ के जो लोग निकले थे वो कोई भी, और कोई भी पोर्टर कोई भी वापस अभी तक नहीं आया था। तो लेखक को बड़े ही ऐसे होने लगा, उन लोगों का क्या हो गया होगा, जब वो बिजली गिरा बारिश पड़ा तभी बाकी सब लोग किधर थे, क्या है उनका स्टोरी, कुछ दुर्घटना हुए किसी के साथ क्या है, वो सोच के बहुत ही परेशान हो गए। तभी तभी पोर्टर आ गया, जो इनका पोर्टर था वो पोर्टर आ गया। तो पोर्टर से पता चला कि जब वो लोग डोलमाला पास पहुंच गए तभी बिजली चमकने लगा और बारिश शुरू होने लगा। और क्या हो गया, डोलमाला पास आते ही जो इनके साथ परिक्रमण के लिए पैदल चल रहे थे ना, एक दोस्त हरिहर, वो बीच में रुक गए थे ना, तो उनको ये लोग लेके आए। लेकिन डोलमाला पास पहुंचते ही हरिहर गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा। और सब लोगों ने उन लोग के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर था, छोटा सिलेंडर रहते हैं वो लेके जाते थे। तो ऑक्सीजन से सिलेंडर से उनको ऑक्सीजन देने की कोशिश की। फिर दिया जला के थोड़ा गर्म करने की कोशिश की, फिर रेनकोट पहनाया, जैकेट पहनाया, लेकिन हरिहर आंखें बिल्कुल नहीं खोल रहे थे। तो ये सब लोगों को कुछ पता नहीं ना, कुछ है पोर्टर और ये परिक्रमण करने वाले। तो ये लोग, इनको आशा ही खत्म हो गया, मतलब हरिहर आगे अभी आंखें खोलेंगे ऐसा कोई चांसेस इन लोगों को नहीं देखा, मतलब कोई भी नहीं है उधर। तो उन लोगों को देखा यही इधर ही हरिहर का आगे का कुछ पता नहीं, सब लोग आशा छोड़ चुके थे। तभी चाइनीस का एक एक सैनिक का गाड़ी उधर पहुंच गया। उन लोगों ने जल्दी ही उधर एक बड़ा सा टेंट बनाया। टेंट में उन्होंने स्टव सभी सब कुछ लेके आए, शायद वो वातावरण जब बदल गया ना बारिश की तरफ से, तभी उन लोगों को पता होगा, वो लोग उधर ही रहते हैं ना, उधर कैंपिंग वगैरह कैंप में रहते हैं, तो उनको पता चलता है, मतलब अ, बारिश हुआ, अंतरिक्ष बदल गया तो क्या क्या हो सकता है। तो उन लोग स्टव स्टव भी लेके आया था। तो वो लोग स्टव जला के गर्म पानी बनाया, वो हरिहर को गर्म पानी पिलाने की कोशिश की, फिर मेडिसिन्स दिया। ऐसे ऐसे करके हरिहर आंखें खोले और हरिहर को उन चाइनीज सैनिकों ने बचाया। तो अभी लेखक का सामान भी पोर्टर ने दिया। तो जल्दी ही उन्होंने उनको जो कुछ सामान चाहिए था वो सब निकाल के फ्रेश हो गया। फिर अभी इनको दर्शन पहुंचना है, दर्शन कैंप में, क्योंकि कैलाश परिक्रमण के लिए जो लोग भी गया उनका कोई न्यूज़ दर्शन में नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर बहुत परेशान हो गया होगा, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हो गया, तो उनकी वजह से डॉक्टर को तो ये संदेश पहुंचना है कि सब लोग सुरक्षित है, ऐसे करके वो संदेश देना था। इसलिए किसी को दर्शन कैंप तक जाना चाहिए। तो लेखक ने बताया कि मैं ही जाता हूँ। जल्दी ही उन्होंने तैयार होके दार्चन कैंप के लिए निकले, और वो दार्चन कैंप में पहुंचे। दार्चन कैंप में जाके देखा तो जो लोग कैलाश मानसरोवर और दोनों का परिक्रमण करके आए हैं, मतलब कुछ लोग गाड़ी में, गाड़ी नहीं, जानवर के ऊपर बैठ के, और कुछ लोग ना आधा ही जाके वापस आते हैं। तो सब लोगों को टेम्परेचर, सर्दी था, किसी को लूज मोशन था, किसी को बॉडी में स्वेलिंग था, और ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मुश्किलें सफर कर रहे थे। लेकिन लेखक को देख के सब लोग इतना खुश हो गए, वो लोग इतने खुश हो गए कि मतलब ग्रुप में से पहला एक ही व्यक्ति है जो पूरा मानस सरोवर और कैलाश का पैदल चल के परिक्रमण किया। तो सब आके इनका पैर छू के आशीर्वाद लिया।
अभी दार्चन कैंप में बाकी सभी सब लोगों के साथ लेखक टाइम बिताया। तब तक बाकी के हरिहर और बाकी जो ग्रुप है वो सब लोग वापस आ गए, इधर दार्चन कैंप में पहुंचे। तो उधर आके सब लोग इतना खुश हो गया कि जो काम के लिए हम निकले थे, हम कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए निकले थे, तो अभी वो पूरा करके सब लोग, किसी के साथ कुछ ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ। सब लोग, थोड़ा बहुत मुश्किलें हैं, कुछ लोग बीमार है, हरिहर के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सब लोग लाइव अभी वापस एक साथ मिल रहे हैं। तो बहुत ही खुश हो गया सब लोग मिलके। फिर हरिहर ने उन्हें जो हो गया वो बता रहे थे, डोलमाला पास आके उनको, वो बेहोश हो गया था। तो बेहोशी में उन्हें उन्होंने एक रूप देखा। शायद वो बोल रहे, शायद वो शिव जी का ही रूप था, महादेव का रूप था। वो बोल रहे थे उन्होंने ही चाइनीज सैनिक को उधर भेजा और उनके जान बचाया। सब लोग मिलके अभी उधर कैंपिंग किया दारचन में। दारचन में कैंपिंग करके फिर दो तीन आसपास के मंदिर था, एक श्री रामचंद्र प्रभु का मंदिर था, वो सब देख के फिर वापस की यात्रा शुरू की। तो डॉक्टर मेहता ने लेखक से कहा कि एक पुस्तक लिखने के लिए, मतलब ये पुस्तक बाकी सभी भारतीय, जितना भारतीय पढ़ सके वो लोग पढ़े, और कैलाश मानसरोवर के बारे में सोचे, उधर जाने की कोशिश करें। ऐसा एक इंटेंशन था उनका, ये पुस्तक लिखने का। तो इधर समाप्त हो रहे हैं हमारा उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा। हाँ मैडम, हो गए। हाँ मैम, हो गया। हाँ धन्यवाद। अभी धन्यवाद। सब किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या मैडम को? कुछ सवाल है क्या? कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बात करनी है क्या? कोणाला काही सांगायचंय का, विचारायचंय का मॅडमना? संपलेलं आहे पुस्तक विश्लेषण. हा, हात वर केलाय कोणी? बोला, तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता. अमृता मॅडम, अनम्यूट करून बोला. यस मैडम, अमृता मैम, बहुत सुंदर आपने बताया। और मुझे ना ये पूछना था, मतलब ये जर्नी खुद ही कर रहे हैं ऐसे लग रहा था। मैंने शुरू से नहीं सुना था, बट जिधर से सुना तो ऐसे अटैचमेंट जैसा हुआ कि खुद ही जा रहे हैं ये उस यात्रा के लिए, ऐसा फील हो रहा था आप जब बता रहे हो तब से। तो एक पूछना था कि आज वो मुलारप्पा का आपने बोला ना, तो उनकी कुछ बुक्स भी है, मतलब आपको उनके बारे में पता है क्या कि कौन से बुक है उनके रिलेटेड? क्योंकि नहीं। मैंने भी किधर तो पढ़ा था और सुना भी था कि उनके रिलेटेड मतलब बहुत ही उन्होंने साधना की है, उसके रिलेटेड कुछ तो बुक्स है उनके, उन्होंने हाँ। लिखे हुए। हाँ, कैलाश के ऊपर जाने के बाद उन्होंने जो गुफा में जाके बैठा ना, बहुत हाँ हाँ सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। हाँ। हाँ, तो लेकिन उसके पुस्तक बाद का नाम या कुछ लिंक मुझे अभी तक मालूम नहीं है। अगर हाँ। मिले तो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। यस यस, प्लीज चलेगा। और थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर आपने बताया ये सब। थैंक यू। थैंक यू। हा, सविता मॅम पूछे. हा मॅडम, मला म्हणायचं होतं, मध्ये अमृता मॅडम म्हटल्या की ते बौद्ध लोकांना कैलास सरोवर पर्वतावर जाऊ देत नाही, ते खालूनच बघावं लागते. ते वाक्य कळलं नाही, मी थोडस त्याच्यात हे होती. हाँ हाँ। हाँ। हा, काही काही वैसे, लोकांना. हाँ वैसे बौद्ध धर्म में ऐसा है कि दूर से ही कैलाश का दर्शन करना, यह कहानी है 25 साल पहले का। हम्म 25 साल पहले 2001 में लिखा गया था। तो उस वक्त उस कैंप में पहुंचा ना, तो उधर बुद्ध सन्यासी था, उन्होंने कहा कि हमारे बौद्ध धर्म में कैलाश को एकदम पास जाके दर्शन करना मना है, और उस ऊपर मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ेंगे ना, तो सिर्फ 75 फीट के अंदर में हमारे सामने कैलाश आ जाएंगे। तो ऊपर चढ़ के उनको ऐसे देखना मना था। ओके खूप ओके. खूप धन्यवाद मॅडम, अतिशय मस्त. जसं काय आपण स्वतःच जाऊन आले असं वाटायला लागलं. खरंच खूप छान. थैंक यू।
धन्यवाद। मैडम ने पहले ही बोला था मुझे, बुक पढ़ने सुंदर के बाद सांगितलं. मैडम को भी इतना वैसे जैसे कि उन्होंने खुद सब ट्रैवल किया ऐसे लग रहा था, हाँ और इसीलिए उनको लगा कि आप तक भी पहुंचा ले सब। हाँ और किसी को बोलना है? हेलो मैम. हाँ बोला। हाँ अमृता मैम, बहुत ही मैं तो अभी आज देर से हो गई ज्वाइन, लेकिन आपका जो सुना था मैंने, उसके ऊपर से मुझे समझ में आया बहुत ही कठिन और बहुत अ, ये है वो यात्रा करने के लिए. हाँ हाँ तो इसके लिए हमें अभी अगर जाना हो तो हम लोग थोड़ा अलर्ट हो गए कि वहां जाने के लिए क्या तैयारी करना पड़ता है. हाँ हाँ फिटनेस वगैरह बहुत ही जरूरी है. हाँ हाँ तो आपने बताया इसलिए वो ज्यादा समझ में आया. हाँ सच में। थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू। अजून ऐसा है कोणाला कि हमें विचारायचं आहे? ठीक आहे मॅडम, आता हा बोलायचंय का स्नेहलता मॅडम? तो हा बोला. मी बोलते स्नेहलता. हा बोला. हाँ मैडम हा, नमस्ते। नमस्कार. खूप खूप छान यात्रा घडवली. चालेल ना मराठी? हो हो ना समजतात चालेल। त्या. हा, नमस्ते। खूप खूप छान यात्रा घडवली. चांगलं दर्शन घडवलं. त्याबद्दल खूप धन्यवाद. खूप छान सांगितलं. जसं काय आम्ही तिथे गेलोय प्रत्यक्ष, असं हम्म, मला वाटत होतं. ट्रैवल हो गया हमारा. छान. हाँ हाँ खूप खूप वाइब्रेशनल धन्यवाद. वाइब्रेशनल ट्रैवल हो वयाच्या गया. मानाने हाँ हाँ वो एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम ऐसे उनके साथ चलते रहते हैं। मैंने 5 बार ये बुक पढ़ा, 5वां बार बाप रे, 5 बार पढ़ा? हाँ कितने क्योंकि वो कितने दिन क्योंकि के वो गैप में पढ़ा? 2 महीना 3 महीने ऐसे जब भी अच्छा। मेरे मन में आ जाते हैं ना वापस हाँ। वो बुक मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर से हम्म. पढ़ो फिर से पढ़ो, ऐसे 5 बार पढ़ गया। हम्म. 5वां बार में उनके साथ जाके आई। कनेक्शन, हाँ ना, ट्रैवल हाँ हो गया. हाँ ट्रैवल हो गया। और मैं ये वो तो सिर्फ बुक में मेरा वाइब्रेशन रहते ही है ना, हाँ वर्ड्स मैम में भी वाइब्रेशन रहते हैं. हाँ वर्ड्स में वाइब्रेशन रहती। सिर्फ हाँ. मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, इनके बारे में जो लोग ने बताया वीडियोस में, तो सब लोग यही बात बता रहे कि किसी किसी लोग ना एक ही दिन में पूरा पुस्तक पढ़ा, क्योंकि वो लोग पुस्तक नीचे रखने के वो तैयार नहीं, मतलब उतना एनर्जी था एक मैंने ही दिन। दूसरे ऑथर का पढ़ा था 8-10 साल के पहले, वो भी हाँ ऐसा ही था, एक रात में मैंने किताब खाली रखा. हाँ हाँ मैं रखती नहीं जनरली, मैं ऐसी किताब है न से 100-200 मैं हाँ एक सिटिंग में खत्म करती हूँ, क्योंकि हाँ मुझे आदत नहीं बुक नीचे रखने की ऐसे. हाँ तो आदत एक क्या दिन में है। ही वो भी मराठी है लेकिन वो भी ऐसा ही है. हाँ तो हाँ वो वही मुझे मुझसे लेके बहुत लोग वो बुक पढ़ने के बाद कैलाश यात्रा करके मानसरोवर हाँ हाँ करके हाँ आए, इतना वो बुक ऐसा अच्छा है. हाँ हाँ तो मराठी का भी बुक टाइम मिला तो हम लेंगे, लेकिन दूसरे ऑथर का है. हाँ हाँ तो बहुत अच्छा है ये भी आपने जो बोला वो. तो हाँ हमको वाइब्रेशन से उधर ट्रैवल होता ही है, हाँ उसमें होता ही। वाइब्रेशन रहते ही है. हाँ तो सच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम. और हाँ मैडम का और एक प्रोग्राम आ रहा है, मैंने आज डाला है इस पे तारीख बोला है ये, डाउसिंग पेंडुलम का. और 8-10 नाम भी आए हैं मैडम, ग्रुप ज्वाइन किया है 8-10 लोगों ने. ओके। तो वो आपको मैं पूछा ही है मैंने, फ्लायर करती हूँ मैं. ठीक है, तो चलो धन्यवाद सबका. ओके और धन्यवाद। मिलेंगे अभी बाद में जनवरी फेब्रुवरी में डाला है ना? हाँ नहीं, ये मैम जनवरी में डाला है, फेब्रुवरी में. हाँ फेब्रुवरी फरवरी। में डाला है, जनवरी तो फुल ही है. हाँ हाँ तो बाद में फेब्रुवरी में ऑनलाइन मिलेंगे. ओके मैम धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद। धन्यवाद सबको सगळ्यांचे. नवीन वर्षाच्या तुमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. उद्यापासून आपलं नवीन वर्ष सुरू होत आहे आणि आपण शनिवार रविवार सगळ्या कार्यक्रमांना सुट्टी देणार आहोत. रविवार होता आधी, आता शनिवार रविवार केला आहे, कारण शनिवार रविवार मनन चिंतन लेखन करावं. आता मॅडमचं जे काही झालेलं आहे ते थोडंसं टिप्पण तुम्ही केलं नसेल तर करावं रेकॉर्डिंग बघून, आणि काय वाटलं, काय महत्वाचे पॉइंट्स आहेत ते लिहून ठेवाय. त्याच्यासाठी असं शनिवार रविवार आपण ब्रेक घेत आहोत. तर उद्या पहाटे नक्की जॉईन व्हा. सुनेत्रा देशपांडे मॅडम व पिरॅमिड संबंधी पुस्तक सुरू करत आहेत, 2-3 दिवसात संपणार आहे.
पिरॅमिडवरचं. आणि दुपारी सुरू करत आहेत विना साखरे मॅडम पुराण. तर चला सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. उद्या सुट्टी नाहीये आपल्याला, त्यामुळे 4:30ला उठायचं आहे पहाटे. धन्यवाद. मॅडम हा तुम्हाला मॅडम पण सगळ्यांना हा मॅडम विचारायचं होतं, हा विचारा. हे उद्याचं काय जे आहे सकाळचं ते कोणत्या ह्याच्यावर पाहायला मिळणार आहे, विज्ञान ऐकायला? ज्ञानगंगा पुस्तक कार्यक्रम. आता जिथे हा मॅडमची लिंक पडली तोच हा ग्रुप. बर मॅडमची लिंक जिथे पडली तोच ग्रुप. कळलं का? हो हो तुम्ही मी लिंक बदलणार आहे, पण उद्यापासून नवीन वर्षाची नवीन लिंक होणार आहे, ही नाही चालणार. ग्रुप तोच आहे पण लिंक वेगळी पडेल. चला धन्यवाद. रेकॉर्डिंग ऐका परत. कोणाचं उशिरा जॉईन झालं त्यांनी मी रेकॉर्ड केलेलं आहे.